अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 में प्राइस के हवाले से कि प्राइस की एसरटेनमेंट किस तरह से होगी। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेक्शन 9 एंड 10 जो है वो प्राइस के हवाले से बात करता है। और हमें ये पता है किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो प्राइस है वो मैंडेटरी होती है, लाजमी प्राइस तो हमें पे करनी होती है। इसी तरह सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, उसमें भी बताया गया है जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है वो होगी सेल्स ऑफ गुड्स की लाजमी, मतलब कि मनी कंसिडरेशन होगी, जो कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 10 भी बताता है प्राइस के हवाले से कि मनी कंसिडरेशन होगी और वो किसकी होगी, सेल्स ऑफ गुड्स की। इसका मतलब प्राइस कब होगी, जब कोई सेल हो रही होगी, जब किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा सेल ऑफ गुड्स का, तो फिर प्राइस भी लाजमी एग्जिस्टेंस में आएगी। ये सेक्शन 9 में बताया गया है अब कि एस्टेनमेंट किस तरह होगी उस प्राइस की, हम प्राइस को किस तरह से एस्टेन करेंगे। तो बेसिकली इसमें बताया गया है सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि द प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब कि आप इसमें 3 मोड्स बताए गए हैं बेसिकली कि हम प्राइस को किस किस तरह से एस्टेन कर सकते हैं। एक तो ये कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम कुछ कंडीशंस लिखते हैं उसमें। अगर हमने उसमें पहले ही ये बात कंडीशन के तौर पर लिख दी है कि हमने कब किस टाइम पे और कितनी प्राइस जो है वो देनी है, तो फिर हमें उसी तरह से उसे एस्टेन करना है। ठीक है, फर्स्टली ये कहा गया है। सेकेंडली ये कि बाय द और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर, या फिर हमने कोई एक मैनर प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो जब भी हमने अगर जिस मैनर में उसे प्रिस्क्राइब किया था कि हम एस्टेन करेंगे, ठीक है, या फिर हमने ये मैनर रखा था कि हम किसी के ज़रिए एस्टेन करवाएंगे, जो भी हमने मैनर रखा था उसके हिसाब से हमें एस्टेन करना है। सेकेंडली ये कहा गया है। और थर्डली ये कहा गया है कि डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज़, कि जो भी कोर्स ऑफ डीलिंग में रहा है उन दोनों पार्टीज़ के दरमियान, जो हिस्टोरिकली उनका चलता हुआ आ रहा है कि वो एक किसी किस्म के जनरली वो यही डीलिंग करते हैं कि गुड्स के हवाले से वो डीलिंग करते रहते हैं और उसी की प्राइस भी पे करते रहते हैं, और वो उनका चलता आ रहा है कि बिज़नेस इतने टाइम से वो हिस्टोरिकली उनकी चलता आ रहा है कि वो सिमिलरली जो उनकी डील्स हैं वो चलती आ रही हैं, वो वही चीज़ ख़रीदते हैं और वही पे करते हैं, तो फिर उस हिसाब से उसकी प्राइस एस्टेन की जाएगी। तो इसका मतलब सेक्शन 9 हमें ये 3 बातें बता रहा है। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 1 कि एस्टेन किस तरह करेंगे। एक तो ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही मैंशनड है कि ये प्राइस पे करनी है वो। सेकेंडली अगर इस तरह कोई मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसके हिसाब से, अब चाहे वो मैनर किसी भी किस्म का हो सकता है, सेम उसके हिसाब से। और थर्डली ये कि जो कोर्स ऑफ डीलिंग होती है, यानी कि इम्प्लाइड वे में जो उनके कोर्स ऑफ डीलिंग के हिसाब से कुछ काम चल रहा होता है तो सेम उसी तरह पे किया जाएगा, हिस्टोरिकली जो भी उनकी सिमिलर डील्स होती रहती हैं। इसके साथ इसी में सेक्शन 9 का सब सेक्शन 2 बताता है कि अगर प्राइस डिटरमाइन ना की जाए, जो अभी ऊपर हमने 3 मोड्स पढ़े उनके हिसाब से अगर ना की जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं लिखी हुई, सेकेंडली ना ही तो कोई मोड्स हमने उसमें प्रिस्क्राइब भी नहीं किया। ठीक है, मतलब कि कोई भी हमने कोई ऐसा जो है क्लोज नहीं डाला कि हमने कोई उन्हें बता रहे हैं बाकायदा कि किसी वैल्यूअर के ज़रिए हम प्राइस जो है एस्टेन करवाएंगे, कोई भी हमने मैंने नहीं बताया तब भी। और तीसरी बात ये कि हम कोर्स ऑफ डीलिंग का भी हमें इतना हवाला नहीं है, न्यू एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई हिस्टोरिकली डीलिंग्स नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे, ये सब सेक्शन 2 बताता है। तो सब सेक्शन 2 कहता है कि वेयर द प्राइस इज़ नॉट डिटरमाइंड इन अकॉर्डिंग with the foregoing provisions, the buyer shall pay the seller a reasonable price। अब जहाँ पर भी रीज़नेबल प्राइस की बात आती है ना, उसका मतलब होता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से मुराद जो सर्कमस्टांसिस होंगे केस के, उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 9 जो है वो प्राइस से रिलेटेड, जिसमें मोड्स बताए गए हैं, और साथ ये भी उसका सब सेक्शन जो सेकंड है वो बताता है कि अगर उनमें इस तरह से ना हो, मतलब वो तीनों जो मोड्स थे उनमें कोई भी बात कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, तो फिर क्या किया जाए, वो ये किया जाए कि बायर जो है फिर रीज़नेबल प्राइस पे करेगा।
और रीज़नेबल प्राइस क्या है? रीज़नेबल प्राइस ये है कि जो भी सर्कमस्टांसेस ऑफ केस होंगे या जो भी फैक्ट्स होंगे उसके हिसाब से वो पे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी किसी और कंट्री से परचेज़ करती है, ठीक है, किसी और कंट्री से परचेज़ करती है, उन लोगों ने एक पर्टिकुलर प्राइस भी दी हुई है कि इसी प्राइस पर आपको वो देंगे, ठीक है, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे साथ जो सर्कमस्टांसेस है वो क्या है कि हमने जो भी प्राइस उसमें मेंशन्ड है हमें लाजमी वही पे करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास इम्प्लाइड वे में हमें सर्कमस्टांसेस से पता चल रहा है कि जो केस था, जिस किस्म का भी, जिस नेचर का भी, कि हमने किसी और कंट्री से एग्रीमेंट किया हुआ था, किसी और कंट्री से, और वो भी एक फ़िक्स प्राइस पर कि हम ये पे करेंगे, तो हमें वो लाजिम पे करनी है। तो ये क्या था, ये रीज़नेबल प्राइस और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डिपेंड करता था। तो ये मेन जो बात है वो सेक्शन 2 में बताई गई है प्राइस से रिलेटेड कि हम किस किस तरह एसरटेन कर सकते हैं। तो वो तो पहले 3 मोड्स बता दिए और वो भी बता दिया सेकंड में कि अगर वो मोड्स भी ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम रीज़नेबल प्राइस पे करेंगे, और वो भी रीज़नेबल प्राइस क्या होगी, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या सर्कमस्टांसेस ऑफ केस से रिलेट करती है। इसके बाद सेक्शन 10 में भी एक मोड भी बताया गया है कि उसमें किस तरह से प्राइस को सर्टेन करेंगे। तो सेक्शन 10 कहता है प्राइस की जो एसेंटेनमेंट होगी वो बाय वैल्यूएशन होगी, अगर तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। सेक्शन 9 में उन्होंने हमें मोड्स बता दिए किस किस तरह हम प्राइस को असरटेन कर सकते हैं। सेक्शन 10 बता रहा है कि अगर अग्रीमेंट टू सेल हो रहा है और साथ उसमें ये बात कही जा रही है कि जो मैं आपको ये फ्यूचर में गुड सेल करूँगा वो वैल्यूशन पर होगा, यानी कि जो दो पार्टीज़ हैं वो किसी तीसरी पार्टी पे डिपेंड होती हैं और कहती हैं कि फ्यूचर में जब मैं आपको ये गुड्स सेल कर रहा हूँगा तो जो थर्ड पार्टी है वो इनकी गुड्स की वैल्यू करेगी। तो वो इसमें थर्ड पार्टी जो है वो वैल्यूअर आ जाती है, 3 पार्टीज इसमें इंक्लूड है। सेक्शन 10 बता रहा है कि मोड जो है वो एक ये भी होता है कि वैल्यूशन की तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि वेयर देयर इज़ एन एग्रीमेंट टू सेल गुड्स ऑन द टर्म्स that the price is to be fixed by the valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby avoided। अब हमें पता है कि ये अग्रीमेंट जो है वो सेल का हो रहा है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल का नहीं हुआ, वह हैंड टू हैंड नहीं हो रही, ये फ्यूचर गुड्स के हवाले से है, और जो फ्यूचर गुड्स होंगे वो भी पार्टीज़ ने ये फ़िक्स किया है कि जो तीसरी पार्टी है वो उसकी वैल्यू करेगी, ठीक है। अब अगर फ्यूचर में या उसी टाइम जब भी उसकी परफॉर्मेंस की बात आती है वो जो थर्ड पार्टी है वो मना कर देती है वैल्यूएशन करने से, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, अग्रीमेंट जो है अवॉइडेबल हो जाता है और हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। ये बताता है सब सेक्शन 1 इसका कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, वो अवॉइडेबल हो जाता है कि अगर थर्ड पार्टी मना कर दे कि मैं वैल्यूएशन नहीं करूँगा इसकी, क्योंकि वो अग्रीमेंट टू सेल था, ठीक है। सेकेंडली इसके प्रोविजो कहता है कि इफ़ द गुड्स और एनी पार्ट देयर फॉर हैव बीन डिलीवर्ड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द बायर ही शैल पे अ रीजनेबल प्राइस। अब यहाँ हमें ये बात याद रखनी है कि अगर वो जो अग्रीमेंट टू सेल हुआ था उसमें कुछ पार्ट जो था गुड्स का वो डिलीवर हो चुका है बायर को, ठीक है, बायर को वो डिलीवर भी हो चुका है, कुछ पार्ट अभी, पूरे गुड्स नहीं, जो मुकम्मल था वो डिलीवरी नहीं हुई, कुछ पार्ट उसको डिलीवर हो चुका है और उसके साथ साथ उसने जो बायर ने उसे यूज़ भी कर लिया है। तो फिर बायर पर ये लाजिम है कि वो उसे रीज़नेबल प्राइस पे करे, और हमने ये पहले पढ़ लिया कि रीज़नेबल प्राइस क्या होती है, वो ये होती है कि सर्कमस्टांसेस ऑफ केस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ केस पर, ठीक है, मतलब कि फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। अब इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि वेयर सच थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन बाय फॉल्ट। अब हमने फॉल्ट के बारे में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में भी पढ़ा था कि फॉल्ट जो है वो रॉन्गफुल कोई भी एक्ट करे, ये था उसकी मीनिंग। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर जो थर्ड पार्टी रुक रही है ना, मना कर रही है ना कि मैं आपको वैल्यूएशन नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वो इस फॉल्ट पर करिए कि जो सेलर ने या बायर ने पीछे से मना किया है, ठीक है, मतलब उनके साथ कोई डिफ़ॉल्ट में है, मतलब कि मिसाल के तौर पे ए बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है
कि ए जो है वो इतने गुड्स बी को सेल करेगा, और कब सेल करेगा, जब सी जो है इतनी वैल्यूएशन उसकी लगा देगा। तो फिर बी जिसने वो गुड्स ख़रीदने हैं वो सी को पहले ही हाफ पेमेंट कर देता है और बोलता है मुझसे आप ना बाद में कम ले लेना, जैसे इस तरह से कोई बात कर देता है, ठीक है। या फिर उसे पहले ही पैसे कम दे देता है और उसको बोलता है कि सेलर को आप ज़्यादा बोल देना, इस तरह की कोई बात कर लेता है, मतलब डिफ़ॉल्ट में रहता है किसी ना किसी तरह। तो यहाँ पर जो भी सामने वाली पार्टी को उससे नुकसान हो रहा होगा ना, उसका यहाँ पे राइट है दिया गया सेक्शन 10 में, और उसका राइट ये है कि वो सू कर सकता है डैमेजेस के लिए, उसे उस फॉल्ट की वजह से जो भी डैमेजेस आ रहे हैं वो सू कर सकता है अदर पार्टी को। अब ये सेलर भी हो सकता है जो डिफ़ॉल्ट में जा रहा है और बायर भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब दोनों में से कोई भी उसे सू भी कर सकता है, ठीक है। तो बस ये जनरली सेक्शन 10 में यही बताया गया है, एक न्यू मोड बताया गया असरटेनमेंट का, वो यही था कि जो थर्ड पार्टी वैल्यूएशन करेगी। और अगर ये थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कर रही है तो लाजमी सी बात है जो दोनों पार्टीज थी पहले ही, सेलर और बायर, उनका कंसेंट फ्री था कि हम किसी थर्ड पार्टी को वैल्यूएशन के लिए रखेंगे, तब होगा ये। इस तरह नहीं हो सकता कि एक को पता ही नहीं था, तो वो तो पहली बात तो ये फ्री कंसेंट होगा ही नहीं, जब उनका जहन में था ही नहीं सेम बात, कंसेंट ही नहीं होगा। तो मीन्स के 10 जो है सेक्शन अग्रीमेंट टू सेल पर डिपेंड करता है, और वो भी वैल्यूएशन पर, और ये भी एक मोड ऑफ असरटेनिंग द प्राइस बताता है, ठीक है। और हमने साथ ये भी देखा कि अगर वो मना कर देता है, जो थर्ड पार्टी है वो मना कर देती है वैल्यूएशन करने से, वो भी सेलर या बायर दोनों में से किसी की डिफ़ॉल्ट की वजह से, तो फिर जिस बंदे को भी नुकसान हो रहा है उसको अंडर सेक्शन ये राइट भी है कि वो सू कर सकता है, ठीक है। और साथ साथ ये भी कि अगर कोई गुड्स डिलीवर हो चुके हैं बायर को तो वो रीज़नेबल प्राइस लाजमी पे करेगा, फिर वो अवॉइड नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो सेक्शंस थे जो प्राइस से रिलेट करते थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, जिसमें हमने देखा कि असरटेनमेंट ऑफ प्राइस के कुछ हमें मोड्स बताए गए, और साथ साथ अगर वो नहीं होंगे तब क्या होगा और उनका क्या इफ़ेक्ट होगा, और ये भी कि एग्रीमेंट टू सेल में वैल्यूशन से रिलेट हमने सब पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।